और मैं इब्न दज्जाल आपको ले तो रहा हूं, मगर आप एक बात याद रखें कि यहाँ आगे आप दूसरे चैनल्स के नाम ना लें, ठीक है? ये बात इंपॉर्टेंट है। आपने पहले भी नाम लिया है तो आप ना लें, ठीक है? तो ये आपसे मैं अभी कह रहा हूँ। हेलो। मैं हाँ समझ जी, गया आपके क्या हाल? बात। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है जी। हाँ, तो मैं ये हाँ कह रहा था, मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैं एक एक्स हिंदू हूँ, और आप लोगों को देख के और सुन के मैं एक्स हिंदू बना। और और ये जो भाई बोल रहे थे कि आप सच का साथ देते हैं, और आप आपने एक जो काम स्टार्टिंग से किया है बहुत अच्छा किया है, कि आप कभी भी जो बाकी एक्स मुस्लिम्स जाके हिंदुत्व के गोद में बैठ गए। आपको बहुत लोगों ने ट्राई किया कि आप हिंदुत्व के फेवर में बात करें, पर आपने नहीं किया। वो मैं इसके लिए आपको बहुत कमेंट करता हूँ। आई होल्ड यू इन वेरी हाई रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो ये एक बात है, और मेरी आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने हाल फिलहाल में अवैस इकबाल और कैसर अहमद रजा की एक डिबेट हुई थी एवोल्यूशन के ऊपर। तो जो कि हम्म। कंटिन्यूशन में थी, जो आपकी और रजा साहब की एक डिबेट थी, उसी कंटिन्यूशन में मेरे ख्याल से नहीं नहीं, उसको आगे ले जाने कंटिन्यूएशन में की। ना आप कहें, नहीं नहीं, ये ना आप कहें। कंटिन्यूएशन में तब होती जब वो मेरी डिबेट होती, वो मेरी डिबेट नहीं है, ठीक है? अच्छा, वो क्योंकि आप अवैस अवैस साहब ने। की कहें, हाँ, अवैस की डिबेट है वो मेरी डिबेट नहीं है, और मेरी डिबेट की कंटिन्यूएशन नहीं है, ठीक है? समझ गए आप? हाँ, नहीं, हाँ। क्योंकि अवैस अवैस साहब बोल रहे थे कि उन्होंने कि आपकी और उनकी डिबेट देखी, और उसके बाद वो उनके आंसर्स उन्होंने बनाए थे। तो मैं इसलिए बोल रहा था, आई मेंट लाइक दैट। तो उसमें जो कैसर अहमद रजा ने जो कुछ क्वेश्चंस रेज किए, आई थिंक अवैस इकबाल इज अ वेरी लर्नड पर्सन, एंड ही हैज रिटन बुक्स आल्सो ऑन एवोल्यूशन, एंड वो पब्लिश स्कॉलर हैं। बट ही, आई डोंट थिंक ही परफॉर्म्ड वेरी वेल इन दिस डिबेट। और जो कुछ क्वेश्चंस, पर्टिनेंट क्वेश्चन कैसर अहमद रजा ने रेज किए, उसका वो ठीक ठाक जवाब दे नहीं पाए। और उस वजह से जो एक एवोल्यूशनिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, इट अपीयर्ड वेरी वीक इन दैट डिबेट। क्योंकि कुछ चीजें जो वो बोल रहे थे, कि जैसे कैसर अहमद रजा ने रेज किया कि हमें कोई भी साइंटिफिक प्रूफ इन द सेंस दैट हम कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिलता। और क्या कहते हैं, जब उन्होंने पूछा कि आप कैसे कहते हैं कि नेचर जो ये एवोल्यूशन होती है, तो उसके पीछे कोई डिजाइन है, या कुछ इंटेलिजेंट है, कुछ इंटेलेक्ट है। तो कैसे ये एमएस भाई ये भी नहीं बोल पाए कि इंटेलिजेंट नहीं है। क्योंकि अगर वो बोलते इंटेलिजेंट नहीं है, तो फिर वो रजा साहब मुझसे पूछ लेते कि अगर इंटेलिजेंट नहीं है, तो फिर वो लॉजिकल चॉइस कैसे बनाती है जो राइट चॉइसेस हैं। और वो ये भी नहीं बोल पाए कि इंटेलिजेंट है, क्योंकि अगर इंटेलिजेंट बोल देते नेचर को, तो फिर वो साबित हो जाता कि एक कॉन्शियस बीइंग उसके पीछे है। और ऐसी तरह के काफी पॉइंट्स हैं, और फाइनली जो वर्ग के सामने आया, कैसर अहमद रजा केम आउट एज अ क्लियर विनर इन दैट डिबेट। क्योंकि वो अवैध साहब से मुझे बहुत आप हाई। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा। जो हम्म। मेरी एबिलिटी में होगा उसका आंसर मैं उतना दे दूंगा। मगर मैंने कैसर की इस डिबेट के पहले पहले जो है ना, पहला पार्ट देखा था, दूसरा पार्ट मैंने पार्शली देखा है। मुझे नहीं लगता कि कैसर कोई ऐसी बात करता है जिसपे उसको ये कहा जाए कि जी वो बड़ा विनर बन गया है, या जी कोई उसने कोई एवोल्यूशन को डिबंक कर दिया। ना ना ना, कैसर को बेचारे को बेसिक नॉलेज भी नहीं है एवोल्यूशन का, ठीक है? कैसर को बायोलॉजी का नॉलेज ही नहीं है, ठीक है? तो अगर आप ये समझें, आप ये कहेंगे वो जीत गया है, तो फिर मुझे आपसे हमदर्दी है, क्योंकि फिर मैं नहीं समझता कि अगर किसी बंदे को आर्गुमेंट समझ आता है तो वो ये कह सकता है कि कैसर जीत गया। कैसर जीत कैसर तो ऐसे ही बस, वो तो उसने तो बस वेबसाइट को पढ़ लेता है और आगे उससे जो लिखा होता है, वो रट्टा उसने लगाया होता है, वो करने लग जाता है, ठीक है? ये बात है। नहीं, तो उन्होंने जो एक आर्गुमेंट दिया था कि हमारे पास एक तो फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं है, दूसरा उन्होंने बोला था फॉसिल कि रिकॉर्ड कौन कहता कि नहीं है? फॉसिल रिकॉर्ड कौन कहता कि नहीं है? आप समझते हैं कि फॉसिल नहीं है? हाँ, क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड वैसे भी नहीं मिल सकता। आई अंडरस्टैंड दैट फैक्ट कि हमें स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन के रिकॉर्ड्स ऐसे मिलना बहुत मुश्किल है कि
क्योंकि वो इसको प्रिजर्व करना होना, और ये एक बस चांस की बात है कि आपको कहीं रिकॉर्ड मिल गया, और तो ये तो बहुत जो चांस की शख्स ये बात है। कहता है ना कि फॉसिल नहीं है, हम्म। बेसिकली उस बेचारे को ये पता ही नहीं है कि फॉसिलाइजेशन कैसे होती है। फॉसिलाइजेशन कोई आसान सा प्रोसेस थोड़ी है, फॉसिलाइजेशन तो एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। और नेचर कोई आपकी आपको जिम्मेदारी तो नहीं है नेचर की कि वो आपको फॉसिल देगी हर एक चीज का। नहीं, आई फॉसिल अंडरस्टैंड तो दैट पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे फर्ज करेंगे किसी जगह के ऊपर एक नदी थी किसी टाइम में, आज वो नदी वहां पे हम्म। नहीं है, तो हम्म। आप अपनी अकल से और अपनी इंजेन्युइटी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे है थी लेक। मगर आपको जाहिर बात है वो लेक दिखाई तो नहीं देगी हर केस में, कई जगहों पे आपको नजर आ जाएगी, उसने डेपोजिशन की होगी, बहुत सी चीजें की होंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लेक है। मगर अगर कोई अब आपको कहे कि लेक दोबारा ला के दिखाओ, तो वो तो नहीं ला के दिखा सकता। पास्ट कोई कैसे रिक्रिएट कर सकता है? एक जानवर मरा, उसके अंदर हड्डियां थी, कई जानवर ऐसे हैं जिनके अंदर हड्डियां है ही नहीं, सॉफ्ट एनिमल्स हैं वो सारे, वो तो फॉसिलाइज ही नहीं होते। अब जेलीफिश जो है, अब ये कहना, देखें एक सिंपल सी बात है, जेलीफिश जो है वो आज एग्जिस्ट करती है, और हमें ये पता है कि जेलीफिश इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनिमल्स अराउंड, ठीक है, मगर फॉसिल उसका कभी भी नहीं। अब उसका फॉसिल क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता कि उसमें कोई सॉफ्ट पार्ट्स होंगे तो हार्ड पार्ट्स होंगे तो फॉसिल मिलेगा। तो अब ये डिमांड करना कि हर चीज का फॉसिल मिलना चाहिए, ठीक है, यहां तो जो शहजादा ये डिमांड करता है कि उसे हर चीज का फॉसिल मिलना चाहिए, वो पैसे भी दे रिसर्च के लिए, ठीक है, क्योंकि फॉसिल ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। एक जियोलॉजिकल या पेलियंटोलॉजिकल फील्ड ट्रिप के ऊपर कितना पैसा लगता है एक्सपीडिशन के ऊपर, और कितना, और ये कोई कोई मजदूर तो आपने रखने नहीं होते फॉसिल खोदने के लिए, ठीक है। फॉसिल खोदने के लिए आप कम से कम क्वालिफिकेशन जो आपको मिलती है ना फॉसिल्स निकालने के लिए, जो कि कोई मीनिंगफुल रिसर्च कर सकते हैं, आमतौर पर सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फॉसिल हंटिंग में लगे होते हैं, या प्रोफेसर होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, म्यूजियम्स के लोग होते हैं, वो कर रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जो इंतहाई हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। मैं आपको सीधी बात बता देता हूं, आपको मैं एक पत्थर ला के दे दूं जिसमें फॉसिल है, और फॉसिल सामने होगा, आपको नजर ही नहीं आएगा कि है। क्यों? क्योंकि आपको एनिमल्स की एनाटॉमी का एक खास हद तक नॉलेज चाहिए उसको फाइंड करने की। आपके दिमाग में एक फॉसिल्स की पिक्चर्स होनी चाहिए बहुत सारी। कैसे? कि आपने पत्थर ऐसे देखे हो जिनके अंदर फॉसिल है, और आपको किसी ने बताया हो यार ये लाइन यूं है तो यूं है तो ये फॉसिल है भाई, इसको यहां से स्क्रैच करेंगे तो अंदर से फॉसिल निकलेगा, ठीक है। तो फॉसिल, एक फॉसिल, अगर आप इतना सा एक फॉसिल निकालते हैं ना, जो पेलियंटोलॉजिस्ट होते हैं ना, छोटी छोटी पिक्स से, ड्रिल से, उनसे उनको 6-6 महीने एक इतना सा फॉसिल को एक्सकवेट करने में लगते हैं एक बंदे को, ठीक है। वो लगे रहते हैं, रोज 2 घंटे दे रहा है एक बंदा, ठीक है, वो करता जा रहा है। या फिर कोई कोई अगर फुल टाइम जॉब कर रहा है तो वो तो चलो फिर शायद हफ्ते में कर लेता हो, 2 हफ्ते में कर लेता हो, ठीक है। मगर इतना टेक्निकल काम है ये कि कोई आसान है फॉसिल हंटिंग? फॉसिल हंटिंग कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। फिर फॉसिल ऐसे भी नहीं होते कि एक फॉसिल बैरी हुआ है तो वो पूरे का पूरा सलामत है। अब आमतौर पे जो एक्सपर्ट पेलियंटोलॉजिस्ट होते हैं, जो वो फॉसिल डिस्कवर करते हैं, वो कैसा होता है, हड्डियां टूट के एक जगह पे बिखरी होती हैं और फिर डिपॉजिट हुआ होता है ऊपर से, फिर वो उन टूटी हुई हड्डियों को अंदर से निकालते हैं ढूंढ के, ठीक है। फॉसिल मिलना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एवोल्यूशन का सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि हमें कंटिन्यूअसली लाइफ के फॉसिल्स नीचे से ऊपर मिलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एवोल्यूशन का ये है। अगर अल्लाह ने एक ही जिस्त में इंसानों को और सब चीजों को बना दिया था, तो ये फॉसिल कौन गधे का बच्चा इधर रख के चला गया पत्थरों के अंदर? और पत्थर तो झूठ नहीं बोलते, कोई बंदा तो नहीं था बैठा हुआ जो पत्थरों में फॉसिल डाल रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब क्रिश्चियन ऐसे भी हैं जो ईमान रखते हैं कि शैतान ने फॉसिल डाले हैं, मगर जाहिर बात है उनको सीरियस कौन लेता है, वो तो पागल के बच्चे हैं, ठीक है। वो तो पागल है सारे जो ये यकीन रखते हैं कि शैतान ने पत्थरों में फॉसिल डाले हैं ना, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि जिस टाइम हम मानते हैं कि जमीन के ऊपर लाइफ इवॉल्व हुई है, फॉसिल्स उसके बाद से ही मिलने शुरू होते हैं। हार्ड लाइफ इवॉल्व हुई है तो उसके बाद से फॉसिल्स मिल रहे हैं, उससे पहले फॉसिल्स थे भी नहीं जमीन के ऊपर, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि जिस आदमी को, और दूसरी बात है कि एक बात याद रखें, रिलीजन प्रोपेगेंडा होता है जिसमें डाउट करने की जरूरत होती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज
प्रोपेगेंडा होती हैं जिनमें डाउट करने की जरूरत होती है। जो रियलिटी में ऑन ग्राउंड फिजिकल चीजें फॉसिल्स जैसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसी पड़ी हुई हैं, उन पर डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी शख्स का प्रोपेगेंडा नहीं है। ठीक है, वो चीजें तो उन जगहों पे इसलिए सेफ हैं कि इंसान का उन तक एक्सेस था ही नहीं, इंसान समझता ही नहीं था कि ये चीजें क्या है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हो चाहे वो फॉसिल हो। ठीक है, समझ रहे बात मेरी? नहीं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो चिंपैंजी से जो हमारी इवोल्यूशन हुई, तो उस बीच के कोई फॉसिल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं? हाँ तो मौजूद है यार, उसके बीच के भी मौजूद हैं इतने सारे। आप अब मुझे एक बात बताएं, नेएंडरटॉल्स के फॉसिल हैं या नहीं? पर निएंडरटॉल तो हमारे को एग्जिस्ट करते थे ना हमारे साथ। हाँ तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं ना, नेएंडरटॉल एग्जिस्ट करता था और हमसे डिफरेंट था, तो व्हाट डज दैट सिग्निफाई? नहीं, तो ये तो सिग्निफाई ये करता है कि एक टाइम पे ह्यूमन की दो स्पेशीज एक साथ कोएग्जिस्ट करती थी। इट डजंट मीन वो कि एक निएंडरथॉल स्पीशीज के, एक्सटिंक्ट क्यों हो गई फिर? बिकॉज दे कुड नॉट सर्वाइव द चेंजेस हाँ इन तो क्लाइमेट एक्सटिंक्शन एंड, का क्या एवोल्यूशन का एविडेंस नहीं है? नहीं, एक्सटेंशन एवोल्यूशन का एविडेंस इसलिए नहीं है कि एक्सटेंशन अगर कोई कोई स्पीशी हो जाती है, इट डजंट मीन कि वो या तो उसके एक्सटेंड हो गई तो खत्म हो गया वो, और उससे पहले अगर वो उसका कुछ रिकॉर्ड मौजूद है कि वो एक्सटेंड होने तक उसका ये इवॉल्व हुआ है, तो वो सबूत है। लेकिन अगर जस्ट एक्सटेंट होना ये सबूत नहीं है कि उसका एवोल्यूशन हुआ है। अच्छा, लाइफ का ओरिजिन कितनी देर पहले हुआ था बताएं मुझे? लाइफ का ओरिजिन तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से, मतलब आई थिंक, मुझे ठीक ठाक तो पता नहीं है, बट आई थिंक इट्स मोर कैम्ब्रियन देन। एक्सप्लोजन जो है ना भाई, ये लाइफ का ओरिजिन नहीं था। ठीक है, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जो है ना, वो टाइम था जब पहली बार हार्ड पार्ट्स इवॉल्व हुए थे। ठीक है, लाइफ में हार्ड पार्ट जो है वो फॉसिलाइज हो सकते हैं, बस इतनी सी बात है। समझ गए आप? हार्ड पार्ट्स बस क्या हो सकते हैं? फॉसिलाइज हो सकते हैं। इसके अलावा तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में लाइफ पैदा तो नहीं हुई। ठीक है, समझ गए आप? और दूसरी बात यह है कि आज हमारे पास, ये लगा लेते हैं ऊपर, ये होलोसीन की एक लेयर है। ठीक है, होलोसीन उस पीरियड को कहते हैं जो कि पिछली आइस एज से बाद का है। ठीक है, इसके अंदर आपको इंसान के फॉसिल मिलते हैं, इसके अंदर आपको नेएंडरटॉल्स के फॉसिल मिलते हैं, इसके अंदर आपको वूली मैमथ मिलते हैं। ठीक है, वूली राइनो मिलते हैं, सेबर टूथ कैट मिलती है। ठीक है, इसके अंदर आपको डेनिसोवा मिलते हैं, होमो डेनिसोवा। ठीक है, और ये पीछे की तरफ मिलते चले जाते हैं, तकरीबन कोई पिछले तकरीबन को पिछले 4 लाख साल तक हमें एडवांस्ड होमिनिड स्पीशीज मिलते हैं। उससे पीछे 1.8 मिलियन ईयर्स से हमें होमो इरेक्टस मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, होमो इरेक्टस आके तकरीबन 40,000 ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो जाता है यहां पे। ठीक है, और 1.8 मिलियन ईयर्स से पीछे ये भी नहीं मिल रहा हमें। अब मसला यह है कि 1.8 मिलियन ईयर्स से पीछे हमें होमिनिड स्पीशीज इस तरह के कोई मिल ही नहीं रहे। ठीक है, हमें साइलेंथ्रोपस चाडेंसिस मिल रहा है। ठीक है, वो मिलता है हमें तकरीबन 8 मिलियन ईयर्स पहले। फिर एक लाइन उससे चलती है, वो आती है चिंप तक। एक लाइन यहां से चलती है, वो आती है होमोसेपियंस तक, यहाँ पे होमो हैबिडी है। ठीक है, फिर एक और लाइन चलती है यहाँ पे हमें जो है वो तकरीबन यहाँ पे हमें होमो हिल्डरबर्जेंसिस आ जाता है। ठीक है, फिर इस लाइन के ऊपर ही हमें यहाँ पे नेएंडरटॉल मिलता है, और इधर ही हमें साथ यहाँ पे डेनिसोवा मिलता है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये सिचुएशन, ये सारा पूरा होमिनिड ट्री जो है, ये आपको और मुझे डायनासोर्स के वक्त में क्यों नहीं मिलता? मुझे इसकी एक लॉजिकल रीजन दे दे कोई भी बंदा जो कि क्रिएशनिज्म में यकीन रखता है, वो मुझे इसकी लॉजिकल रीजन बता दे कि ये डायनासोर्स के वक्त में क्यों नहीं मिलते, आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले क्यों नहीं थे ये? नहीं, तो इफ आई हैव टू पे
प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर, आई कैन से दैट अल्लाह ने तब नहीं बनाए थे, अभी क्रिएट कर दिया इनको। नहीं तो मुझे उसके बताएं, बाद अल्लाह अल्लाह कहता तो ये है कि जी हम अल्लाह तो एक ही गो में बना देता है ना। क्या आप ये समझते हैं कि कुरान के मुताबिक या किसी भी और रिलीजियस के बुक के मुताबिक खुदा को जानदारों को इवॉल्व कराने की जरूरत थी? मुझे बताएंगे इवॉल्व कराने की खुदा को जरूरत क्यों पेश आई? 65 मिलियन ईयर्स बाद ही मैमल्स क्यों डोमिनेट किए? ठीक है, और जितना कुछ भी हम स्टडी कर रहे हैं वो तो हमें क्लियर पिक्चर ऑफ एवोल्यूशन दिखा रहा है, तो हम उस पर क्रिएशनिज्म क्यों थोप रहे हैं? साइंस जो बोल रही है ना खुद, वो एवोल्यूशन बोल रही है, वो चीख चीख के एवोल्यूशन कह रही है। ठीक है, मगर क्रिएशनिस्ट जो है ना, क्रिएशनिस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उसी टाइम अल्लाह इन्वोक हो गया कि भाई, और इस बात का कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर कोई क्रिएशनिस्ट नहीं दे सकता कि इंसान डायनासोर्स के वक्त पे क्यों नहीं थे और डायनासोर आज के वक्त पे क्यों नहीं है। और जब डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे तब तक मैमल्स हमें नजर नहीं आते थे, तो फिर मैमल्स कहां से एकदम आ गए? हालांकि एवोल्यूशन इस बात की परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देती है कि डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के बाद ही मैमल्स क्यों एडवांस कर पाए, इसलिए कि मैमल्स अनचैलेंज्ड थे ऑन द फेस ऑफ अर्थ, क्योंकि डायनासोर्स वर एक्सटिंक्ट, इसलिए एक एवोल्यूशनरी बूस्ट आया उनके ऊपर, और वो अगले 10 मिलियन साल के अंदर अंदर प्रॉपरली मैमलियन लाइंस जो हैं वो एडवांस इतनी कर चुकी थी कि आपको प्रॉपर मैमल्स आपको जमीन के ऊपर नजर आने लग गए। एवोल्यूशन के अलावा इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना दी जा सकती है। ठीक है, सिर्फ एवोल्यूशन ही है जो इन चीजों को, इन बातों को एक्सप्लेन कर सकती है, बाकी कोई चीज नहीं इसको कर सकती। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि एक और भी बात याद रखेंगे, आज हम सिर्फ यही नहीं, आज हम ये बात अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ये आपके डीएनए में चेंजेस आती हैं छोटी छोटी, तो वो ही आपके स्केलेटन में ट्रांसलेट करती हैं। ठीक है, चार टांगों पे चलने वाला जो है वो दो टांगों पे चलने वाला इस वजह से नहीं बनता कि उसे को खुदा के फरिश्ते बना रहे हैं, नहीं, इसलिए क्योंकि यहां पे उसके जेनेटिक्स में चेंजेस हो रही हैं, उसके जीन्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 बिलियंस ऑफ चेंजेस हो रही हैं, और ये चेंजेस जो हैं वो एक टाइम चेंज करके उसे क्वाड्रोपेड से बाइपीडल बना देती हैं। जितनी भी, अगर हम ये चीज देखें ना, अगर क्रिएशन सच होती या एवोल्यूशन झूठ होती, इस सूरत में हो सकती थी कि क्वाड्रोपेड्स और बाइपीडल्स के डीएनए तो सेम होते, मगर एक 2 पांव पे चल रहा है, दूसरा 4 पांव पे चल रहा है। ठीक है, हमें ये पता है कि अगर एक जानवर क्वाड्रोपेड है ना और दूसरा बाइपीडल है, तो उन दोनों के क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस हैं, आपस में मैच नहीं करते, तो इसलिए इवन के जो बाइपीडल हैं उनके भी आपस में चेंजेस हैं, इस वजह से वो एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो हमें तो ये नजर आ रहा है, और दूसरी बात है कि ये बात आज एक प्रूवन फैक्ट है कि जेनेटिक कोड जो डीएनए की शक्ल में होता है वो चेंज होने की एबिलिटी रखता है। वो ना सिर्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चेंज होता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक आपके होते हैं सोमैटिक सेल्स जो आपकी बॉडी के अंदर है, ठीक है, जिसका एक न्यूक्लियस है, यहां पे उसके अंदर, यहां पे इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, और ये आपके सेक्स सेल्स हैं जी, ये आपका स्पर्म है और ये आपका एग है। ठीक है, इनके अंदर भी ये हैप्लॉइड होते हैं, इनके अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं यहां पे। ठीक है, इनके अंदर भी क्रोमोसोम होते हैं, सिर्फ 23 होते हैं यहां पे। ठीक है, इसके अंदर भी सिर्फ 23 होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम इनके अंदर भी हैं और इधर भी हैं, और हमें यह बात अच्छे तरीके से पता है कि सोमैटिक सेल, एक सोमैटिक सेल मेरी बॉडी का, लीवर कैंसर क्यों होता है? अगर ये एक लीवर सेल है ना, ये एक लीवर सेल है। ठीक है, ये सेल जो है ये कैंसरियस लीवर सेल में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? क्योंकि इसके अंदर यहां पे जो क्रोमोसोम्स है ना, इसके अंदर यहां पे वो क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ म्यूटेशंस हो जाएंगी।
इसकी वजह से ये एक हेल्दी लिवर सेल क्या बन जाएगा, कैंसरियस लिवर सेल बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस वजह से। और डीएनए एक लिविंग सेल के अंदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन किस चीज की एबिलिटी रखता है, किस चीज की एबिलिटी रखता है, चेंज होने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, और उसकी वजह से एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में तब्दील हो सकता है। ठीक है, अब मसला यह है कि जो मैकेनिज्म इधर लगता है ना चेंजेस का, या डीएनए का जो मैकेनिज्म यहां पे चेंज हो रहा है, वो इधर भी एग्जिस्ट करता है। वो एक ब्लास्टोसिस्ट जो कि शुरू का जो है ना सेल डिवीजन जहां से शुरू होती है एक एग के फर्टिलाइज होने के बाद, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, उसके अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि वो चेंज हो सके। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप मुझे बॉडी के किसी ऑर्गन का नाम बता सकते हैं जहां पे कैंसर नहीं होता? नहीं, शायद सारे हिस्सों में ही होता है। हार्ट का कैंसर सुना है कभी किसी को? नहीं, नहीं सुना। इसलिए नहीं सुना क्योंकि हार्ट सेल्स जो है ना वो रिप्लेस होते ही नहीं है, वो ही पुराने शुरू वाले होते हैं, और उनमें चेंज की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो भैया मसला सिंपल सा है कि डीएनए में जो चेंजेस होती हैं वो अप्लाई करती हैं इनके अंदर। ठीक है, हड्डियों में वो बदलाव लाती हैं, वो आपकी स्किन में बदलाव ला सकती हैं, आपकी आंखों में कैंसर हो सकता है। और वही मैकेनिज्म है म्यूटेशन के, जो कि अगर जर्म सेल्स में अप्लाई हो जाएं तो एक ऑफस्प्रिंग चेंज पैदा हो सकता है। मगर आमतौर पे सोमैटिक सेल्स में ये चेंजेस हमेशा होती रहती हैं, कैंसर होता रहता है। सेल्स की एजिंग बेसिकली, या इंसान की एजिंग जो है वो बहुत बड़ी, वो खुद में एक इस बात का सबूत है कि डीएनए चेंज होता है। ठीक है, वो इस तो बात का सबूत है कि म्यूटेशन को लेके राजा साहब ये बोल रहे थे कि दो म्यूटेशन होने में के दरमियान 216 मिलियन का एक टाइम गैप होता है। तो वो बोल रहे थे कि इस हिसाब से तो हम जो म्यूटेशन जिस लेवल की म्यूटेशन चाहिए, उस म्यूटेशन के लिए तो मतलब मल्टीपल बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे यार एवोल्यूशन की। वो बहुत मासूम आदमी है, या वो उस बेचारे को बातें याद नहीं रहती। जब उसने मेरे साथ डिबेट की थी तो तब भी मैंने उसे कहा था कि वो समझता है कि सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन ही एक वजह है, एक तरीका है जिससे सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स और डीएनए चेंज होता है। वो भाई नहीं है। म्यूटेशंस आज तक कोई 20 टाइप की डिस्कवर हो चुकी हैं, जिसके अंदर पूरे पूरे क्रोमोसोम टूट जाते हैं, टूट के दूसरी जगह जाके जुड़ जाते हैं, जिसके अंदर एक जीन जो कि एक प्रोटीन बनाता है। मेरे और आपके नाखूनों की प्रोटीन कैराटिन होती है। कैराटिन प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास कई जीन है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर उस जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए तो वो क्या करेगा कि कई लोग ऐसे होते हैं उनके नाखून भुरभुरे होते हैं, अच्छे नाखून नहीं होते उनके। ठीक है, उनके अंदर म्यूटेशन होती है उसके अंदर। अब मसला यह है कि ऐसा भी होता है कि एक जीन जो कि बॉडी में किसी एक किस्म की प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन आपके हार्ट सेल्स में काम आ रही है, लिवर सेल्स में काम आ रही है, या किसी आई सेल्स में काम आ रही है, किसी और जगह काम आ रही है, वो प्रोटीन जो है वो उसकी वजह से बन रही है। अब वो जो जीन है उसकी पूरी कॉपी बन जाती है एवोल्यूशन में। जो म्यूटेशन होती है ना, एक जीन, आपके पास हर जीन की एक से ज्यादा कॉपीज होती है। ठीक है, वो जीन की एक और कॉपी बन जाना, ये भी म्यूटेशन है। पूरा जीन पढ़ती है जीन कॉपी करने वाली मशीनरी, उसे पढ़ने के बाद बजाय उसको वो करने के उससे प्रोटीन बनाने के, वो उसकी एक कॉपी बना के वापस क्रोमोसोम के अंदर इंसर्ट कर देती है। ये भी एक म्यूटेशन होती है। म्यूटेशंस तो भाई इतनी किस्म की हैं। वो बंदा जो कह रहा है ना कि वो पॉइंट, वाकई अगर एक नया जीन पॉइंट म्यूटेशंस के थ्रू बनाना हो तो वाकई उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मगर मसला यह है कि जीन्स ऐसे काम ही नहीं करते ना। जीन्स पॉइंट म्यूटेशंस के थ्रू सिर्फ काम थोड़ी करते हैं। जेनेटिक्स तो बहुत सारे और तरीकों से काम करती है भाई। उस म्यूटेशंस तो कितनी किस्म की हैं, आई थिंक कि अभी तो बहुत सारी ऐसी हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। तो एवोल्यूशन को पॉइंट म्यूटेशंस की तो वो मोहताज ही नहीं है। तो वो क्या करता है, वो ये माइकल बिही का बहुत बड़ा पुराना उसका आर्ग्यूमेंट है, डार्विन्स ब्लैक बॉक्स के अंदर उसने ये डिस्कस किया था। ठीक है, वो किताब भी काफी, पहली बात है माइकल बिही है झूठा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये बेचारा बहुत पुरानी आर्ग्यूमेंट्स जो है ना उनको कॉपी कर रहा है।
कोई आज के वक्त में कोई ये चीजें, कोई डाउट इनके ऊपर है ही नहीं। आज हम जानते हैं कि बातें कहां से हो रही हैं और किधर को जा रही हैं। ठीक है, म्यूटेशन का कोई एक तरीका नहीं। आप गूगल करें टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, आपको 17 किस्म की निकाल के बता देगा कि ये भी म्यूटेशन है, ये भी म्यूटेशन है। अपने तौर पे सर्च कर लें आप। तो वो बेचारा तो यही कहेगा ना, पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू तो बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। भाई नहीं, पॉइंट म्यूटेशन ही तो सिर्फ म्यूटेशन नहीं है ना। अच्छा गलीब भाई, आप क्या सोचते हैं कि ये जो म्यूटेशंस और एवोल्यूशन होती है, ये क्या मतलब इंटेलिजेंटली गाइडेड होती है, या फिर ये अनगाइडेड अपना कोर्स खुद ये चूज करती है कि हाँ 10 तरह के एवोल्यूशन हुए और 10 तरह की म्यूटेशंस हुई, और उसमें एक सही पड़ गया तो फिर वो आगे चला गया, और बाकी 9 सही नहीं पड़े तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो इस तरह से होता है, या फिर डू यू थिंक इट्स लाइक देयर इज सम इंटेलिजेंट डिजाइन व्हिच इज behind all this, which makes nature choose the logical course? देखें, अगर कोई ये समझे कि एवोल्यूशन के पीछे कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर है तो नहीं है। मगर एक बात मुझे बताएं कि आप और मैं इंटेलिजेंट इस वजह से हैं कि एवोल्यूशन इंटेलिजेंस को क्रिएट कर सकती है। कर सकती है या नहीं? हाँ कर सकती है, उसका प्रूफ हम और आप हैं। फिर आप मुझे एक बात बताएं कि कोई ये कैसे कह सकता है कि एवोल्यूशन एक स्टूपिड प्रोसेस है? स्टूपिड नहीं है। एवोल्यूशन एक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, और दूसरी तरफ आप उसको ये कह सकते हैं कि एक रिसोर्सफुल प्रोसेस है। ठीक है, जब एनवायरनमेंट चेंज होती है तो एवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज है जो कि खुद इवॉल्व हुआ है ओवर द कोर्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, जमीन के ऊपर जिंदगी जो है ना, मोर और लेस 3 बिलियन ईयर्स से मौजूद है, और एवोल्यूशन तकरीबन 2 बिलियन ईयर्स सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन ही थी। ठीक है, और हम ये समझ सकते हैं कि उस टाइम में एवोल्यूशन खुद इवॉल्व हो रही थी कि उसने अगला लीप कैसे लेना है। एवोल्यूशन के उस टाइम जो एक जेनेटिक्स का मैकेनिज्म था जो कि जानदारों की एवोल्यूशन में आगे बढ़ता है, वो खुद इवॉल्व हो रहा था। ठीक है, और जब वो खुद इतना इवॉल्व हो गया तो तब भी उसने जाके फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिजल्ट किया। एवोल्यूशन एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट और एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है कि आप ये ना समझे कि एवोल्यूशन सिर्फ एक जानदार को पकड़ के बैठा होता है। एवोल्यूशन तो उस एनवायरनमेंट में जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो एक दूसरे पे सब एवोल्यूशनरी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। कुछ कंपिटेटिव प्रेशर होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रेशर होते हैं, कुछ ऐसे प्रेशर होते हैं कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स और ऐसी चीजें अवेलेबल होती हैं। एक सिंपल सी बात है, आप कैटलिस्ट को समझते हैं? कैटलिस्ट क्या होता है? इनेबलर। कैटलिस्ट एक कोई ऐसा केमिकल होता है जो अगर एनवायरनमेंट में आ जाए तो एक खास किस्म का रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, यहां तो रुक जा, वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। एवोल्यूशन में लिटरली ऐसी चीजें हैं जिनको आप म्यूटाजेंस कहते हैं। एनवायरनमेंट में कोई ऐसी डाइट में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि म्यूटेशन को ड्राइव कर रही है। अब वो आपकी एनवायरनमेंट में आ गई तो, और जब एनवायरनमेंट में म्यूटाजेंस प्रेजेंट होते हैं तो एवोल्यूशन की स्पीड बढ़ जाती है हमेशा। ठीक है, तो अब दूसरी बात है कि एक खास तरह की एनवायरनमेंट है जिसके अंदर एक खास तरह का लाइफ फॉर्म रहता है, और एनवायरनमेंट बहुत हार्श हो जाती है कि एनवायरनमेंट के अंदर वो जिंदा ही नहीं रह सकता, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। मगर कुछ ऐसा होगा कि जो जिस पे इतनी हार्श नहीं होगी, अब वो इस एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करेगा। जब वो उसे एक्सप्लॉइट करेगा, या एक सिंपल सी बात है कि एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर इतना हैवी सिलेक्शन प्रेशर डाल रही है कि वो खुद ही एक डायरेक्शन लेने पे उसे मजबूर कर रही है। अब एक सिंपल बात है कि आइलैंड ड्वार्फिज्म इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। आइलैंड ड्वार्फिज्म किसको कहते हैं? कि अगर एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के साथ एक 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 जगह है बीच के ऊपर, और कोई वजह ऐसी हो कि वो जो बीच वाली जगह है वो अलहदा होकर एक आइलैंड बन जाए, और उसके ऊपर एक अगर बहुत बड़ा जानवर है वो फंस जाए, तो आइलैंड्स जो होते हैं हमेशा न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं। तो क्या होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे हो जाते हैं वो जानदार। पिग्मी एलिफेंट्स इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। पिग्मी एलिफेंट्स जो हैं वो आइलैंड ड्वार्फिज्म का ही शिकार है, जो कि मलेशिया इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, अब क्योंकि एनवायरनमेंट में इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद ही नहीं है कि बड़ा एनिमल कैरी किया जा सके, तो आहिस्ता आहिस्ता उस जानवर में ऐसी म्यूटेशंस आएंगी कि ऐसे उसके जो मेंबर्स होंगे जो कि कम न्यूट्रिएंट्स पे जिंदा रह सकते हैं, वो
सर्वाइव करेंगे। जो कम न्यूट्रिएंट्स पे जिंदा रह सकते हैं, डेफिनेटली उनका साइज छोटा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 आपको 5 फुट का हाथी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जो सारी होती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एवोल्यूशन इंटेलिजेंट थी। एवोल्यूशन इंटेलिजेंट नहीं थी। एवोल्यूशन में अगर एक जीन है जो कि साइज को मेंटेन करता है, अब एक जानदार है जो बहुत बड़ा है और उसकी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो है एक आइलैंड पे फंस गई है, और आइलैंड पे इतनी वो ही नहीं है, पॉपुलेशन इतने न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं है कि उस बड़े साइज को मेंटेन किया जा सके। अब जाहिर बात है कि साइज की इंक्रीज का जीन जो है उसने एक्टिवेट कब होना है? साइज के इंक्रीज का जीन एक्टिवेट तब होगा जब एक जानदार को क्या मिल रहा है, इतनी न्यूट्रिशन मिल रही है कि वो प्रोटीन पैदा की जा सकती है जो कि साइज के इंक्रीज को मॉनिटर करती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब एनवायरनमेंट से उसे इतने न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स खुद कैटलिस्ट हैं इस बात का कि वो जीन एक्टिवेट हो। अब वो जीन एक्टिवेट ही नहीं हो रहा बार बार। अब एक बात तो ये है कि वो जीन एक्टिवेट हो रहा है जिसकी वजह से एक बड़े साइज का जानदार जो बड़ा हो रहा है, मगर जाहिर बात है कि वो बेचारा, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो वो अंदर से खोखला हो जाएगा, वो मर जाएगा। मगर दूसरी तरफ एक ऐसी म्यूटेशन के साथ भी एक पॉपुलेशन पैदा हो रही है जिसके अंदर वही जीन जो कि साइज को मॉनिटर करता है वो इतना एक्टिवेट होता ही नहीं, या वो म्यूटेटेड है, तो वो खुद ही जानदार ऑलरेडी छोटा रहता है और उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसके बॉडी को इतनी न्यूट्रिशन चाहिए नहीं। आहिस्ता आहिस्ता करते करते नीचे आ जाता है, और ये बिल्कुल ब्लाइंड प्रोसेस है, इसमें कोई इंटेलिजेंस का नाम ही नहीं। ठीक है, इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है। इस सवाल का जवाब सिंपल सा ये है कि इंटेलिजेंस से आप मतलब ये ना लें कि कोई कंट्रोल कर रहा है। इंटेलिजेंट का यहां पे मतलब ये है कि वो एक रिसोर्सफुल प्रोसेस है जो कि एक खास किस्म की कंडीशन में एक वाइज वे तलाश कर सकता है, बिल्कुल एक न्यूरल नेटवर्क की तरह। न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं? न्यूरल नेटवर्क खुद में तो इंटेलिजेंट नहीं होते, मगर वो क्या कर सकते हैं, वो जो सबसे ज्यादा फिजिबल वे है किसी काम को करने की वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बस। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क जो आज एआई में हम यूज कर रहे हैं वो यही है। वो खुद में इंटेलिजेंट नहीं होता, मगर वो सिर्फ ये देख लेता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो सबसे ठीक रहेगा, और वो कर देता है उसको, बस। ठीक, बस इतनी सी बात है। मगर यहां पे न्यूरल नेटवर्क का डिजाइनर जो है वो कोई नहीं है। हमारे पास तो है ना न्यूरल नेटवर्क का डिजाइनर, मगर एवोल्यूशन के सेंस में कोई डिजाइनर नहीं है। प्रोसेस खुद ही ट्रायल एंड एरर से ट्राई करता रहता है। ठीक है, वट एवर मेक सेंस वो प्रैक्टिकल हो जाता है, बस। ठीक है जी, परफेक्ट। चलें ठीक है, मैं आगे चलता हूँ फिर। सही है, ओके, थैंक्स गालिब, थैंक्स। बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।